नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का बना रिकॉर्ड, 16 लाख के पार पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। यूके SSC पेपर लीक मामले में खालिद की न्यायिक हिरासत, बड़ी बहन भी जेल में बंद। जल चुनौतियों का समाधान करने को साझेदारी, IIT रुड़की ने मैत्री एक्वाचेक के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वादों के शीघ्र निपटारे के लिए जारी की गाइडलाइन, सैन्य कर्मियों को मिलेगी प्राथमिकता। टिहरी में पल्स पोलियो अभियान की तैयारी, 12 अक्टूबर को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। आदि कैलाश क्षेत्र में दूसरे दिन भी बर्फबारी, बादलों से ढके ओम पर्वत के नहीं हुए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर देहरादून से है, जहां 21 सितंबर को यूके SSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एकल सदस्य जांच आयोग उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में जाकर जन सुनवाई कर रहा है। इसी क्रम में देहरादून के सर्वे चौक में IRDT ऑडिटोरियम में जांच आयोग ने जन सुनवाई कार्यक्रम रखा, जिसमें आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी ने परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से उनकी शिकायतों और सुझावों को जाना। साथ ही अभ्यर्थियों के अभिभावकों से भी शिकायत और सुझाव लिए गए। देखिए, UC ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर देहरादून में एक जनसुनवाई हुई, और ये जनसुनवाई जो है लगातार चल रही है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काठगोदाम के बाद आज देहरादून में हुई, और प्रदेश के जहां जहां इन्होंने जनसुनवाई की, छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त कराकर इसका री एग्जाम कराना चाहिए। और यहाँ पर भी 100 के 100 अभ्यर्थी अगर थे तो सबकी जुबान पर एक ही शब्द था कि री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। देखिए, अभी तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। अभी केवल आप उस अनुसार देखें तो जनपद नैनीताल में, हल्द्वानी में हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है और आज देहरादून में हुआ है, और इसके बाद अन्य जनपद का शीघ्र ही प्रोग्राम है, क्योंकि अध्यक्ष जी का भी ये है कि इसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर विकासनगर से है, जहां प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टियों की मान्यता रखने वाली सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कांग्रेस भी अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को सभी मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व उत्तराखंड सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा दौरे पर पचवादून पहुंचे। उन्होंने विकासनगर और सहसपुर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है। साथ ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट पर नजर बनाए रखने को भी सलाह दी है। साथ ही पार्टी के वक्ता ने केंद्र व राज्य भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते आड़े हाथों लिया। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा, ये तो मॉडल जो कहते हैं आइडियल विधानसभा है सहसपुर, जहां से 2022 में सबसे ज्यादा वोट चोरी इसी विधानसभा से किया गया, और किस तरीके से आपने देखा कि हजारों के हजार संख्या में यहाँ से वोट काटे गए। तो आज जिस तरीके से ये वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाया जा रहा है, ये सहसपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके लिए हम सब लोग जागरूक हैं। कांग्रेस जन, किसी का भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का एक एक आदमी कोई वोट चोरी नहीं करने देगा। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग जो जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट चोरी कर रही है, उसके खिलाफ एक अपने मुहिम छेड़ी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। तो उसी कार्यक्रम का हिस्सा था ये, जहां मैं आज आया हूँ। सम्मानित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था।
और अब खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रमेंद्र चौधरी की अगुवाई विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने एसडीओ से उनके कार्यालय में मुलाकात कर किसान समस्याओं की जानकारी साझा कर त्वरित निस्तारण कराने पर जोर दिया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, इससे समस्याओं की शिकायत दर्ज कराने पहुंचने वालों की सुनवाई नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनवाई न होने पर, आपत्ति न जताने पर बेलगाम स्टाफ फरियादियों से अभद्रता करने पर आमदा हो जाते हैं। एसडीओ कर्मचारियों के रवैये में सुधार करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समयबद्धता से निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है। विभागीय अधिकारी के विश्वास दिलाने पर किसान यूनियन पदाधिकारी प्रदर्शन समाप्त कर वापस लौट गए। किसान यहाँ 2 बजे होगा, 2:30 बजे होगा तो ये क्या देंगे, 2:02 पर ये क्या देंगे कि अब कैश काउंटर बंद हो गया, अब 2 बजे के बाद कोई कैश जमा नहीं होने का, कोई कनेक्शन किसी का रसीद नहीं कटने की। भाई कौन सा जियो वो जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 बजे के बाद कैश नहीं जमा होने का। और आज मैं 9:30 बजे इनके ऑफिस में पहुंचा, इसीलिए केवल भाई देखो किस टाइम पहुंचा ड्यूटी पर। किसान के लिए समय, इनके लिए भी कोई समय आ गया इनकी ड्यूटी। ये परसों का मामला है, जिस दिन जो है तूफान वगैरह आई थी, मैंने जो है ग्रुप में भी डाले थे, तमाम पेड़ और खंभे टूटे हुए, बाहर बिजली घर के सामने भी एक शीशम का पेड़ टूटा पड़ा है बहुत भारी। उस दौरान में जो है 1:30-2 बजे के टाइम में भारी तूफान आया, बारिश आई, जिससे काफ़ी लाइनें ब्रेकडाउन हो गई। केवल ये जो बाबू है कॉल सेंटर में बैठा हुआ था, पैसे जमा करता है लोग भोगताओं के, कोई बंदे आए ये जो है जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि बिल जमा कर दो, 2 बजे का टाइम रहा होगा, 2-4 बज रहा होगा। यहाँ पर किसानों की कुछ समस्या थी, उन्होंने सूचना दी, हम उनके आधार पर यहाँ पहुँचे हैं। समय का यहाँ ये स्टाफ है, यहाँ समय का कोई इनके पास में प्रतिबंध नहीं है। ये अपनी मर्जी से कोई काम करो ना करो, समय से आओ ना आओ, किसी का काम कोई कहने वाला नहीं है। और अब खबर बाजपुर से है, जहां उधम सिंह नगर में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर अभियान को लेकर पहले लोगों में जो डर था वो अब खत्म हो रहा है। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, लेकिन अब तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां नॉर्मल बिल आ रहे हैं और सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी नजर आ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ियां अगर कहीं सामने आईं तो उन पर कार्रवाई भी होगी। अभी जो फिलहाल स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे मोहल्ले वगैरह में, हमारे घर पे भी लग चुका है, उसमें कहीं कहीं इशू आ रहा है, मगर हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा है सब। बाकी जो आने वाले भविष्य वगैरह में जो भी शायद इसमें इम्प्रूव करा जाए, वैसे तो ठीक चल रहा है सब। इसमें आप मैंने सुना है इसमें चिप वगैरह भी लगेगी, तो उसके लिए बेहतर रहेगा, आपको ऑटोमेटिक बिल वगैरह पेज मिल जाएंगे आपको सारा, तो मोबाइल पर रिचार्जेबल हो जाएगा, तो उसमें सुविधा काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। स्मार्ट मीटर के लिए वही कहना है, जो हमारा बिल है वो तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन जो और लोग हैं उनका कहना यह है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। किसी का 1000 का आ रहा था तो अब 1800 का 1500 का ऐसे आ रहा है बिल। लेकिन लोगों का शिकायत यही है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल लोग कम ही है, लगभग मतलब सेम ही है, जैसे पहले आ रहा था वैसे अब आ रहा है। बस वही है, जो जैसे पहले लाइट आ रही थी वैसे अब आ रही है। आने वाले फ्यूचर में लोग कह तो रहे हैं कि रिचार्जेबल होगा, ये होगा वो होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई थी। खासकर उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की वजह से काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। उत्तरकाशी, पौड़ी और अन्य चमोली समेत कई जिलों में हुए नुकसान के बाद मोदी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्राथमिकता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट करने का फैसला लिया था। ऐसे में पीडीएनए के लिए गठित टीम की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून के दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आपदा की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सभी जिलों में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक 6 जिलों में पीडीएनए के लिए गठित टीम दौरा कर चुकी है। ऐसे में जल्द ही बाकी अन्य जिलों में भी पीडीएनए की टीम दौरा करेगी। इसके बाद पीडीएनए की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर राहत राशि जारी की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस साल अगस्त का महीना काफी अधिक नुकसानदायक साबित हुआ था।
5 अगस्त को धराली हर्षिल में आई आपदा के बाद बड़े स्तर पर आपदा का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उत्तरकाशी के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी आपदा के दर्ज देखे गए। आपदा के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नुकसान का आकलन करते हुए 5,702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार किया गया है। मेमोरेंडम में प्राकृतिक आपदा की वजह से 1,944.15 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। साथ ही परिसंपत्तियों को बचाने और अवस्थापना संरचनाओं को बचाने के लिए 3,758 करोड़ रुपए की आवश्यकता का जिक्र किया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 5,702.15 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इसी बीच उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन तौर पर उत्तराखंड राज्य को 1,200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज के रूप में देने की घोषणा की थी। हालांकि नुकसान का मेमोरेंडम भेजे जाने के बाद भारत सरकार की ओर से नुकसान का आकलन करने के लिए गठित टीम ने भी उत्तराखंड का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट कराए जाने का निर्णय लिया ताकि पीडीएनए के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज की धनराशि को जारी करवाया जा सके। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार किसी भी आपदा के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, इसका आकलन करने के लिए पीडीएनए कराया जाता है। साथ ही मोदी सरकार ने जो 1,200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, ये धनराशि पीडीएनए की रिपोर्ट के बाद स्वीकृत की जाएगी, जिसके लिए विभाग की प्रक्रिया चल रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर जब भी आपदा की स्थिति बनी है, आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारे राज्य की सहायता की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे और एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की और हमको 1,200 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता भी दी। भारत सरकार के अनेक दल यहाँ पर भेजे गए। अभी क्योंकि आपदा के जो मानक होते हैं, मानकों के अनुरूप हम भारत सरकार को और भी निवेदन कर रहे हैं, तो हमें जल्दी जो है उस पर भी मदद। उत्तराखंड राज्य में सभी 13 जनपदों में आपदा से काफ़ी क्षति हुई है, तो इस क्रम में हम लोगों ने उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त करके सभी 13 जिलों में पीडीएनए की कार्रवाई करा रहे हैं। वर्तमान समय तक 6 जनपदों में टीम द्वारा विजिट किया जा चुका है। बाकी जनपदों में टीम का विजिट होना आगामी दिनों में प्रस्तावित है। इसके बाद फिर पीडीएनए की हम लोग रिपोर्ट बनवाएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। सर, पीडीएनए की रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? खासकर अगर हम बात करें बाद में जो काम होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो या अन्य काम होने, उसमें ये महत्वपूर्ण होता है, तो इसके लिए कुछ और व्यवस्था की जाती है? इसके अलावा देखिए, पीडीएनए का मतलब है, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाइए, वही उसका वास्तविक अर्थ भी है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, पीडीएनए। जैसा कि नाम से विदित है कि डिजास्टर के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, उसका आकलन करने के लिए पीडीएनए बनाया जाता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज, भविष्य की चुनौतियों के लिए विशेषज्ञ टीमों की तैनाती और 5 सितंबर को लिखे पत्र में रखी गई प्रमुख मांगों को दोहराया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग और विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग करते हुए कहा कि पहले उन्होंने 10,000 करोड़ की सहायता का आग्रह किया था, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए अब यह राशि अपर्याप्त है। नामी सरकार ने केंद्र से केवल 5,700 करोड़ मांगे हैं, जबकि अकेले जोशीमठ के पुनर्निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पिछले वर्ष की जोशीमठ आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए ही जरूरी है। कांग्रेस ने राज्य के अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया, जहाँ लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कर्णप्रयाग के बहुगुड़ा ग्राम में 35 मकान क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन प्रभावित परिवारों को सहायता नहीं मिली। गोपेश्वर और नैनीताल में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। खटिया, खातीगांव, भराड़ी, सौंग और धारचूला जैसे क्षेत्रों में भी आपदाएं आई हैं, पर अब तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुल मिलाकर उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता जल्द ही दी जानी चाहिए, ताकि गांवों का पुनर्निर्माण किया जा सके। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आकलन के लिए टीम भेजने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार को वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें भेजनी चाहिए। ये टीमें आने वाले समय में संभावित आपदाओं का आकलन कर उत्तराखंड को तैयार करने की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कांग्रेस ने पीडीएनए की रिपोर्ट में देरी पर सवाल खड़े किए। पहली बात तो सेंटर से जारी हुआ, स्टेट में पहुंचा या नहीं पहुंचा, अभी आकलन पूरा नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से अपने आप को चमकाने की कोशिश करती, उतना ही गंभीर वो अगर लोगों के लिए होती, तो मुझे लगता है कि जो आज इस प्रदेश के हालात पर जिस तरीके की आपदा से प्रदेश के लोगों को जूझना पड़ रहा है, वो नहीं होता।
तो सरकार किसी भी तरीके से गंभीर दिखाई नहीं दे रही है और इसी वजह से जो इनके अधिकारी हैं जो उसका जो काम है आकलन का काम आपदा का वो स्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से अभी तक पीड़ित जो लोग हैं उनको जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। इसमें यूकेडी का स्पष्ट कहना है और मानना है, क्योंकि हमने पूर्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पत्र भी दिया था यहाँ से आपके माध्यम से, और उसमें स्पष्ट हमने कहा था कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है हमारी, लेकिन उसके बाद भी मात्र 1200 करोड़ देना जो अपने आप में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और उस पर राज्य सरकार इतनी संवेदनशीलता भी नहीं दिखा पा रही है कि समय से रिपोर्ट बनाकर उन पैसों को प्रभावितों को वितरित किए जाएं। आज जरूरत है हमारी प्रभावितों की, नुकसान आज वर्तमान समय में हुआ है और आप वो पैसा क्या सालों बाद बांटोगे? बहुत धिक्कार है ये ऐसी सरकार पर। समय आपदा के आकलन के काम जो है बड़ी तेज गति से हमारी सरकार ने की। जो हमारे स्टेट की टीमें हैं, जो हमारे स्टेट के जिला प्रबंधन के लोग हैं, जो जिला आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन्होंने सारी जो है जिलों में जाकर के जहाँ जहाँ पर आपदाएं हुई हैं उनका आकलन किया है और केंद्र की टीम के द्वारा भी आकलन किया गया है। अभी कुछ चीज़ें अगर जो केंद्र की टीम के द्वारा रह गई होंगी तो उसमें तेज़ी से काम करेंगे। और हमारी सरकार ने केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को जो है आर्थिक पैकेज भी दिया है और ये भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में और भी अगर जो आवश्यकता पड़ेगी और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को, चाहे उसमें पुनर्वास हो या जिनके घर टूटे हैं उनका आकलन हो, सभी चीज़ों को देख करके हमारी सरकार निर्णय लेगी। आपको बता दें कि इस साल 15 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के बाद प्रदेश भर में भारी बरसात के चलते बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। इस पूरे सीजन में अब तक 15,535 किलोमीटर की सड़कों को नुकसान हुआ, जिसको लगातार ठीक किया जा रहा है। इसमें केवल लोक निर्माण विभाग का 457 करोड़ का बजट खर्च होगा। वहीं इस मानसून सीजन में अभी तक 3500 से ज्यादा घर टूट चुके हैं। वहीं संख्या में इंसानों के साथ ही मवेशियों की भी जान गई है, जिसका लगातार आपदा प्रबंधन विभाग अब असेसमेंट कर रहा है और एक डिटेल असेसमेंट PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एंड असेसमेंट के तहत किया जाएगा। ये रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी जाएगी, लेकिन धीमी गति से चल रहे राहत के कामों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही राहत के नाम से 1200 करोड़ रुपए की धनराशि से आपदा के जख्मों को जल्द राहत मिल पाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। SDB पोषित उत्तराखंड लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत विकासनगर शहर के लिए बनाई जा रही पेयजल व सीवरेज योजना अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है। अव्यवस्थित ढंग से हो रहे निर्माण कार्यों के चलते न केवल लोग चोटिल हो रहे हैं, बल्कि कंपनी की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता शम्मी प्रकाश की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्माण एजेंसी के कार्यालय का घेराव कर धरना दिया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते आए दिन शहर में दुर्घटनाएं हो रही हैं और शहर अव्यवस्थित हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और कंपनी के कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। काम हमारे पास जो 40 महीने का काम था, हम कोशिश कर रहे हैं इसको 24-25 महीने में ख़त्म कर दें, परंतु जब काम शहर बस गया है उसके बाद में योजनाएं आती है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि खुदाई बिना हमारा काम नहीं हो सकता। और इसमें क्या दोनों योजनाएं हैं, सीवर का भी काम है, वाटर सप्लाई का भी काम है। जब सीवर लाइन की डल जाएगी उसके बाद उसके चैम्बर भी डालने पड़े, उसके बाद में फिर पाइपलाइन डलेगी, उनका टेस्टिंग का भी काम है, और इतनी खुदाई होने के बाद में मिट्टी बैठने का भी काम है। अगर हम तुरंत मान लो उसको रिस्टोर कर लें तो वो भी काम नहीं बन सकता। को खोद के डाल दिया गया है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है और अनियंत्रित तरीके से कभी आज इन्होंने दिनकर बिहार खोद दिया, 6 महीने से उन सड़कों को बनाने का काम नहीं करा, कभी फिर विद्यापीठ मार्ग पे आ गए, कभी गुरुद्वारा गली आ गए। ये इन लोगों की तरीका है। आज इनका एक ठेकेदार आता है, कल चला जाता है। इन सभी अव्यवस्थाओं को लेकर हमने 22 तारीख को उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और कहा कि इन व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए, दुरुस्त किया जाए। आगे बढ़ते खबरों में। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उपराष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक आहूत की गई,
जिलाधिकारी ने बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु संबंधित विभागों को आपसी सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को सभी पोलियो बूथों को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खुला रखने, पोलियो खुराक पिलाने का संकल्प लेने, बाल विकास विभाग को आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से 5 साल के तक के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर लाने तक, सूचना विभाग एवं पंचायती राज विभाग को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया तथा ग्राम प्रधान एवं सदस्यों के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाने को भी कहा गया। दवाई पिलाएंगे। इसके बाद हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हम ये दवाइयाँ दूसरे और तीसरे दिन भी घर घर जाके पिलाएंगे। इसके अलावा जो ढाल वाला का हमारा मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे हमारी पोलियो की गतिविधि 6 दिन चलनी है। मतलब पहले दिन तो हम एक बूथ का डे होगा और 6 दिन घर घर जाके दवाइयाँ पिलाएंगे। टास्क फोर्स समिति की बैठक आज हुई है। इसमें 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एजेंडे रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो एक हमारा पहला है कि जो पल्स पोलियो का हम जानते ही हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चलता है, वो अभियान हमारा स्टार्ट हो रहा है इस बार 11 अक्टूबर से। और उसमें ये रहता है कि क्योंकि वैसे हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के लिए हम लोग पल्स पोलियो अपना फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं और एक टाइप 1 के लिए भी जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रुड़की से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से लापता हुई मासूम बच्ची को पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला है। परिजनों ने कलियर पुलिस का दिल से आभार जताया। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में बाहर से दरगाह शरीफ पहुंचे जायरीन की 4 वर्षीय पोती सबरीन अचानक लापता हो गई थी। मासूम के गायब होने की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल बच्ची को ढूंढ लिया गया है। कि उनकी 6 साल की बच्ची कहीं मिसिंग है, तो चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला था और इमीडिएट थाने ने रिस्पॉन्स किया, FIR लिखी और CCTV और ये सब चीज़ें देखी, तो मॉर्निंग आवर में बिटिया सकुशल मिल गई है, परिजनों के सुपुर्द कर दी है। तो थोड़ा परिजनों की तरफ से भी लापरवाही थी, तो फाइनली बच्ची को पुलिस ने रिकवर करके उनके माँ बाप को सौंप दिया। बच्ची वहीं थाना रुड़की कलियर क्षेत्र की रहने वाली 6 साल की बच्ची। परिजनों ने अभी तो चल यही बताया कि उनकी बच्ची मिसिंग है। बाकी पूछताछ करेंगे कि किस कंडीशन में मिसिंग हुई, क्या हुई, तो वो अभी जांच कर रहे हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां अब देश विदेश से पहुंचने वाले पर्यटकों यहां जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए जेबों को ज्यादा हल्का करने को मजबूर होना पड़ेगा। जू में संरक्षित 224 प्राणियों को सुविधाएं मुहैया कराते हुए बेहतर रखरखाव के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने प्रवेश शुल्क में 50% वृद्धि कर दी है। अब भारतीय पर्यटकों को जहां प्रति व्यक्ति की दर से 150 और विदेशी पर्यटकों को 300 रुपये अदा कर प्रवेश मिल सकेगा। वन क्षेत्राधिकारी आनंद लाल आर्या ने बताया कि बीते साल की तुलना में इस साल पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल जू की आमदनी में कमी आई थी, जिससे वन्य जीवों के बेहतर रखरखाव के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन को शुल्क वृद्धि का फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारी एजीएम हुई थी 12/8/2025 को, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जू का टिकट कुछ बढ़ाया जाए, जिसमें जो है पहले देसी जो हमारे इंडियन है उनके लिए 100 रुपये का टिकट था, जिसी के बढ़ा के 150 कर दिया गया, और विदेशी जो पहले 200 रुपये था उसे अब 300 रुपये कर दिया गया, और 12 साल तक के बच्चे निःशुल्क हैं। इस साल सर एक तो हमारा पर्यटन सीजन काफ़ी डिस्टर्ब रहा, पहलगाम की घटना और साथ में नैनीताल में लोकल में घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उम्मीद एक पहल के तहत छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्री गणेश जोशी ने RBL बैंक के सहयोग से 300 छात्राओं को साइकिल और स्कूल किट प्रदान की थी। ये कार्यक्रम देहरादून के किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिक्षा ही बेटियों के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि साइकिल केवल एक साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने RBL बैंक को इस पहल में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बैंक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को साकार करने में योगदान दे रहा है। सोचते हैं कि हमारी कमर दर्द कर रही है। क्षेत्र में अधिकतर गरीब व कमजोर लोग रहते हैं, और आज RBL बैंक के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र की
300 बेटियों को इनकी एक जो योजना है उम्मीद, और इन्होंने आज हमारी उम्मीद पूरी की है। हमारी बेटियों को साइकिल वितरित की है, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। क्योंकि देखने में आता है दूर दूर से बच्चियां पैदल आती थी, और धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी कि अन्य बच्चियों को हम साइकिल वितरित करें। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में चल रही 44वीं नॉर्थ जोन पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बूशर पहुंची। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शूटिंग खेल युवाओं में एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करता है। उन्होंने आयोजकों और कोचों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को नई दिशा देते हैं। इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के कई राज्यों से सैकड़ों निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने महिलाओं और बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते लापता नाबालिग छात्रा को भोपाल से बरामद कर लिया है। मामले की जांच शुरू करने पर पुलिस को अभिषेक नामक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर मध्य प्रदेश ले जाने की जानकारी मिली। इस पर राजपुर पुलिस टीम ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को खोज निकालने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।